In the last class, we have discussed about strength and weaknesses of horticulture and what is the scope of horticulture in what is the scope of horticulture in Pakistan. इसके ऊपर हमने बात की थी और SWOT analysis में we have studied strength and weaknesses, opportunities and threats जो थे वो भी रहते थे, वो आज थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। Opportunities बेसिकली क्या है कि न्यू चांसेस किस चीज के या इसको फ्लरिश करने के क्या चांसेस हैं, व्हाट आर द चांसेस दैट हॉर्टिकल्चर में फ्लरिश और हॉर्टिकल्चर में ब्लूम, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज में है ये देख लें, पॉइंट्स लिखे हैं, जनरल है, इतने को मुश्किल नहीं है, मैं थोड़े थोड़े एक बार बता देता हूँ क्लास में। इसमें जनरल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इन फूड प्रोडक्ट, ग्लोबल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इन फूड प्रोडक्ट, पूरी दुनिया में इस वक्त खुराक के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और हॉर्टिकल्चर इज वन ऑफ द मेजर फील्ड्स जो कि आपको खुराक देता है। आप रोजमर्रा की कह लें कि जिंदगी में जितनी भी खुराक खाते हैं वो सारी हॉर्टिकल्चर से ही आती है, एक्सेप्ट फ्रॉम योर रोटी जो आप गंदम से खाते हैं वो एग्रोनॉमी क्रॉप में आ जाती है, अदरवाइज ये सालन पकता है वो सब्जी है, जो फ्रूट्स खाते हैं वो अलग से है, इवन जो जैम जेलीज या इस तरह की जितनी भी आप फूड साइंस की चीजें खाते हैं वो भी हॉर्टिकल्चर के बाद ही बनती हैं। टोमेटो से टोमेटो केचप बनती है, ठीक है, मैंगो से मैंगो का जूस बनता है, तो इसलिए वो पूरी दुनिया में इस वक्त हॉर्टिकल्चर का स्कोप मुसलसल जोर पकड़ रहा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब ये मिलजुल कर लोग जो हैं वो बड़े बड़े फार्म्स या बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन डोमेस्टिक एंड एंड वर्ल्ड विच एक्सपैंड्स द मार्केट। इसमें आमतौर पे अब क्या हो गया कि घरों में, डोमेस्टिक मतलब घर में, अब आजकल का जो दौर है इसमें वो जमाना खत्म हो गया कि बाजार से चीज लेकर आ जाएं और आके उसको जनाब इस्तेमाल कर ले। नाउ the world is shifting to the organic farming and one of the best ways to do it is with kitchen gardening. किचन गार्डनिंग क्या है कि घरों में आप अपने जो है वो उसको खुराक को लगाए, लेकिन हर कोई लगा नहीं सकता, लेकिन आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है मुसलसल और घर भी बढ़ रहे हैं, तो उसकी जरूरत भी बढ़ती चली जा रही। कुछ बहुत एडवांस कंट्रीज में किचन गार्डनिंग लोग करते हैं, कुछ बहुत कोई फैमिलीज जो पढ़ी लिखी हैं या कोई बहुत समझ रखती हैं या कोई इंटरेस्ट रखती हैं तो वो किचन गार्डनिंग अपनी करती हैं, बट मोस्टली इवन इन अवर कंट्री इफ वी कंडक्ट अ सर्वे वी विल फाइंड के हमारे यहाँ पर मोस्टली जो है वो 10% मैक्सिमम 5% या 2-3% लोग जो है वो किचन गार्डनिंग करते हैं। तो उसने कहा ग्रोइंग पॉपुलेशन डोमेस्टिक, घरों की पॉपुलेशन की जरूरत जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, सब्जी की घर बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, तो जरूरत बढ़ रही है सब्जी की, फ्रूट्स की, एंड वर्ल्ड विच एक्सपैंड्स द मार्केट, इस तरह दुनिया में मार्केट्स भी बढ़ रही हैं, दुनिया में मुसलसल जो है वो चीजें और ज्यादा चाहिए, पहले से ज्यादा डिमांड है हर चीज की। अच्छा, फिर ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी लोकल वाइज, रीजनल एज वेल एज ग्लोबल विच इंक्रीज डिमांड फॉर लग्जरीज। आजकल के ज़माने में हैंड टू माउथ जो है सिर्फ अर्निंग करना वो काफ़ी नहीं है, एंड द वर्ल्ड इज नाउ शिफ्टिंग टू एन एडवांसमेंट, और आपको पता है कि हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। सोशल स्टेटस हर कोई अपना बेहतर करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें फिर क्या है कि हर कोई अपने आप को प्रॉस्पर करना चाहता है, अपने आप अपनी फैमिली को बूस्ट करना चाहता है। यहाँ पर उसने कहा ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब कि अपने आप अपनी जो है वो बढ़ना, आगे बढ़ना चाहता है, अपनी फैमिली को बूस्ट करना चाहता है, अपना स्टेटस इंप्रूव करना चाहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, किस तरह? लोकली अपने घर के लेवल पर भी, रीजनली इलाके के लेवल पर भी, इलाका भी चाहता है कि यार हमारे, आप अपने घर की बात करें तो हर कोई कहेगा कि यार मेरे घर में गाड़ी हो, या मेरे घर में जनाब लॉन हो, या मेरे घर में जनाब घर की सब्जी हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रीजनली क्या है कि हर कोई कहेगा हमारे इलाके में कोई बड़ी मार्केट हो, कोई सुपर स्टोर हो, कोई जनाब बड़ी यहाँ पे शॉप्स हो, एंड ग्लोबली और पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है कि लोग चाहते हैं कि यार बड़ी बड़ी, आप पाकिस्तान के लेवल पर अगर देखें, हम कह रहे हैं कि अमेजोन आ गया है, या चलो यार अच्छी बात ये अगर आ गया, और इस तरह की कुछ बिग मैमथ्स जो है मार्केटिंग के वो आने चाहिए। और ग्लोबली क्या है कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है, नई से नई एडवांसमेंट्स को अडॉप्ट करती है, अच्छी लगती है। तो ये हॉर्टिकल्चर इज वन ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स जो इस तरह की एडवांसमेंट्स करता है, या आपको कह लें कि इंटरेस्ट डेवलप करता है आपका इन एडवांसमेंट्स के अंदर। तो ये जिस तरह टनल फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन है, या ये इवन किचन गार्डनिंग इटसेल्फ, ये एक प्लेयर प्रोवाइड करती है।
तो हॉर्टिकल्चर का इस तरफ भी स्कोप है कि इस तरह के एडवांसमेंट्स में ये आपको असिस्ट कर सकता है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सेविंग टाइम, अगर कहता है ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बेहतर हो जाए हमारे मुल्क में, ठीक है, तो फिर ये हॉर्टिकल्चर और फ्लरिश करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस और हाईली पेरिशेबल, ये बहुत पेरिशेबल क्रॉप्स हैं, बहुत नाजुक क्रॉप्स हैं। और जैसे टोमेटो की बात कर लेते हैं, या इवन फालसा देख लें, या और इस तरह की जितने भी चेरीज देख लें, इनको आप बोरियों में बंद करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और यूजुअली वी हैव सम कह लें लिमिटेशंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग टोमेटोज और अदर पेरिशेबल फ्रूट क्रॉप्स टू डिस्टेंट मार्केट्स। उसके लिए अगर तो वो यहाँ पर एक डेफिनेशन बच्चों और लिख लें, वो आपने याद भी करनी है। फ्रूट्स दो तरह के हैं, एक है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स और दूसरा है नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स which have the ability to ripe even after harvesting। ठीक है जी, ये एक डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाइमेक्टेरिक की। नॉन क्लाइमेक्टेरिक इसी से मिलती जुलती, इसका उलट है। तो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स विच हैव द एबिलिटी टू राइप इवन आफ्टर हार्वेस्ट। ऐसे फल जो दरख्त से उतार के भी पक सकते हों, दरख्त से आपने हार्वेस्ट किया, जैसे मैंगो की बात करते हैं। ग्रीन मैंगोज को अगर आप किसी जगह पर बंद कर दें, किसी पेटी में या वैसे किसी जगह पर उसको बंद कर दें, बाद दफ़ा उसको स्पेशल गैस भी दी जाती है। ना भी दें तब भी वो एक गैस रिलीज करता है, मीथेन और इथाइलीन। तो वो जो गैस रिलीज होती है उससे फ्रूट से that will help it to ripe itself, वो अपने आप खुद ही पका लेगा। ठीक है, इसी तरह बनाना है, वो भी पक जाते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट क्रॉप्स हैं जो बिल्कुल नहीं पकती। तो जो फ्रूट क्रॉप्स तो खुद से पक सकती हैं, जैसे टोमेटो की भी बात उसमें ला सकते हैं। तो बेहतर तौर पे मैंगो उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि मैंगो आमतौर पे दूर की मार्केट में अगर ट्रांसपोर्ट करने हो तो फिर वो कच्चे तोड़े जाते हैं, उनको पेटियों में बंद किया जाता है, उनको अच्छी तरह रैप किया जाता है ताकि उसके अंदर गैस पैदा हो और वो पक जाए। और फिर उसके बाद उसको शिप के जरिए तकरीबन जो है वाया शिप या वाया एयर फ्रेट उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है हॉर्टिकल्चर में कि ये, और यही इसीलिए हॉर्टिकल्चर महंगी भी है, कि इसकी जो प्रोड्यूस है ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत पेरिशेबल है। इसको आप नॉर्मल कन्वेंशनल वेज के अंदर, जिस तरह आप वीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं बोरियों में डालकर और ट्रकों पे लाद कर, वैसे आप हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को नहीं कर सकते। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाए तो हॉर्टिकल्चर का जो इम्पैक्ट है वो और इम्प्रूव होता है इससे। यहाँ पर ये बात कहने का मकसद ये था। नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स की डेफिनेशन अगर कोई पूछना चाहे तो उसको आसानी है, उसमें क्या है कि दीज आर द फ्रूट्स which do not have the ability to ripe after harvesting, they will only ripe on the mother plant। सिर्फ अपनी माँ के जो दरख्त है उनका, उसको माँ कहेंगे ना, मदर प्लांट, वो अपने दरख्त के साथ जब तक लगे रहेंगे वहां पर ही पकेंगे, अगर उतार लेंगे तो। तानिया, या तो आप मैसेज कर दो बेटा, आपकी आवाज नहीं समझ आई मुझे, नीचे मैसेज टाइप कर दो एक मुझे काइंड। अच्छा जी, चैट में मैसेज टाइप कर दे जिस बच्चे को कोई इशू है, चैट मैंने खोली हुई है। उसके बाद सर मैं ये कह रही थी कि आपने जो अभी नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की डेफिनेशन बताई है वो रिपीट कर दें। ओके, मैं दोनों रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, these are the fruits which have the ability to ripe themselves even after harvesting। ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट की डेफिनेशन होगी। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स do not have the ability to ripe themselves after harvesting, they can only ripe on the mother plant। ये सिर्फ मदर प्लांट के ऊपर ही राइप होंगे, ये दरख्त के साथ जब साथ लगे होंगे तभी राइप होंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है किन्नू की। ठीक है, किन्नू की बेस्ट एग्जांपल है। फालसा भी इसी में आ जाता है, और भी बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स इसके अंदर आते हैं। तो दे किन्नू जिस स्टेज पर हार्वेस्ट करेंगे वो आगे अब और पकेगा नहीं, वो जितने के ऊपर आपने तोड़ लिया। लेकिन आम के केस में चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। उसमें ग्रीन में स्टेज पर जो मैंगो हार्वेस्ट होते हैं, या पार्शियल स्टेज पे मैंगो हार्वेस्ट होते हैं, आधे ग्रीन आधे पीले, तो वो अगर उनको पेटियों में बंद किया जाए तो वो पक जाते हैं। अच्छा, फिर रीजनल इंटीग्रेशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस, ये भी उसी से मिलता जुलता ही है
कि जब रीजन्स आपस में जुड़ेंगे, वो किस तरीके से जुड़ेंगे, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें रास्तों की मदद से भी, विद इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल कनेक्शंस, ठीक है, तो उनसे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर एक और, कि पुराने ज़माने में अगर किसी ने टनल लगानी होती थी, तो वो सिर्फ पत्तों की या जो कह लें कि वेल ग्रोन एरियाज़ हैं, जैसे आरिफ वाला है या इस तरफ, वो उस तरफ माइट भी आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिल जाती है, लाहौर वाली साइड पर आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिल जाती हैं। बट नाउ इज़ एन इम्प्रूव्ड एरा, जिसमें अब क्या है कि वो चीज़ें ज़्यादा सस्ती अवेलेबल हैं और कह लें कि वो लोगों को आसानी से दस्तयाब। तो अब क्या है, अगर कोई किसी भी इलाके में टनल लगाना चाहता है, लिफाफे, उसको पता है कि यार कैसे मैंने, अब ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना आ चुका है और लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा कोई केस नहीं था। तो अब क्या है, वो बिज़नेस करना आसान हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले, वो करना ज़्यादा मुश्किल था। ये इसका मकसद कहने का ये है, मैंने एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की है। अच्छा, लास्ट वन इज़ न्यू टेक्नोलॉजीज़ रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी गेन एंड टाइम कॉस्ट रिडक्शन। आजकल के ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, टाइम बहुत थोड़ा हो जाता है, कॉस्ट बहुत थोड़ी हो जाती है। एग्ज़ाम्पल बड़ी अच्छी है आपके सामने आज के ज़माने की, कि पुराने ज़माने में गंदम जो है हाथ से काटते थे नॉर्मली, ठीक है ना? आजकल भी कुछ छोटे किसान हाथ से काटते हैं, बट नाउ इट्स इज़ द कह लें कि इट्स द एरा ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर आ चुके हैं मार्केट में। और कंबाइन हार्वेस्टर जो है, ये आपको पता है कि वो तो 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगाएगा आपके खेत को, और वो जनाब हर चीज़ को दाने निकाल कर आपको पकड़ा देगा, जनाब भूसा एक तरफ अलग कर देगा, हर चीज़ अलग कर देगा। पहले क्या होता था, हाथ से काटनी है, ढेरियाँ बनानी है, फिर जनाब कोई वो थ्रेशर ढूँढ के लाओ, फिर ट्रैक्टर के पीछे लगाओ, फिर उसमें एक-एक करके वो डालो उसकी ढेरियाँ, हैं, फिर उनको निकालो, फिर उनको छाँटो। अब जो है ज़माना, वो कितनी चीज़ें देखिए बदल गई हैं कि वो चीज़ जो पहले दिन लेती थी हार्वेस्टिंग में, वो अब सिर्फ मिनट्स लेती है। ऑन द अदर हैंड, इस तरह एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। एफिशिएंसी किस तरह बढ़ गई है कि डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स इसके अंदर आ सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर सेवेज करता है। कितनी वाटर सेवेज करता है? 95 टू 99% तक वाटर सेव करता है। अगर आप एक नॉर्मल, मैं एक वो एफएओ के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर एक देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक, मैं अनियन के ऊपर बात करूंगा। अनियन की क्रॉप मैं देख रहा था, प्याज की। हालांकि प्याज को बहुत पानी लगता है, ठीक है ना, तकरीबन कह लें कि हर दूसरे हफ्ते पानी या हफ्ते बाद पानी, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशन, लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा प्याज को, एक पौधे को जो मेच्योर करने के लिए पानी चाहिए है, दैट इज 550 ml। तो मैं बड़ा हैरान रह गया, मैंने कहा इतना थोड़ा पानी चाहिए, यानी क्या वजह है ये इतना थोड़ा? या चलो 550 लीटर भी हो अगर, तो फिर भी ये बहुत थोड़ा है। हम तो पता नहीं कितने गैलन पानी लगाते हैं। तो वजह क्या है कि वो जितना पानी हम लगाते हैं उसमें से ज्यादा उड़ जाता है, ठीक है। तो ये सॉरी, एमएल नहीं था यहाँ पर, मिलीमीटर होगा ये, मैं मुझे अब याद आ गया, मिलीमीटर होगा, डेप्थ इतनी चाहिए। मिलीमीटर क्या होता है कि जमीन के अंदर, जो जमीन है उसकी गहराई में 550 मिलीमीटर तक अगर उसके अंदर पानी भर दिया जाए, तो इतना पानी जितना भी उसमें स्टोर होगा, वो पौध प्याज के लिए काफी है। तो ये तो बड़ा थोड़ा पानी लगता है हमें दिखने में, तो लेकिन वो पौधे के लिए बड़ा अच्छा है। प्रॉब्लम इज दैट कि जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं, जैसे कि फरो इरिगेशन है, या फरो तो फिर भी अच्छा सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन सिस्टम्स, दे आर वेरी लिटिल एफिशिएंट। ये बहुत थोड़े एफिशिएंट हैं, और इनकी एफिशिएंसी बहुत थोड़ी है। इसमें ज्यादा सीपीज लॉसेस हैं, इनमें इवेपोरेशन लॉसेस हैं, कन्वेयंस लॉसेस हैं, ठीक है ना। तो उसके बजाय ये सिस्टम है जो बहुत अच्छा है। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। दीज आर ऑल दी अपॉर्चुनिटीज जो हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करती हैं। जमाना इनकी तरफ जा रहा है, और ये सारी हॉर्टिकल्चर में एडवांसमेंट्स आ रही हैं। मकसद बताने का ये था कि ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर में आ रही हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो इसको नुकसान भी दे सकती है? तो इसमें सबसे पहली तो वो है जो हमारे इख्तियार में नहीं, दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमेशा फैक्टर रहा है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दूसरी चीज उसने लिखी है, कि अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते, और हमारे इलाके खराब हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत थोड़ा है, बहुत नीचे चला गया, और बहुत पुअर हो गई है क्वालिटी। तो उस केस के अंदर वो फिर आप, वो जो है ना, उस वक्त फिर ये हॉर्टिकल्चर हो सकता है वापस सर्वाइव ही ना करे, पौधे जो मरना शुरू हो जाए। जैसे स्मोक का अटैक, आपको पता है कि पिछले 5-7 सालों से स्मोक का इशू आना शुरू हो गया है, और ये स्मोक अब हर साल ही होती है, और उससे हमारे जो टनल फार्मर्स हैं उनको बड़ा नुकसान होता है।
उनको रोशनी नहीं मिलती, और जब रोशनी नहीं मिलती हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए रोशनी ब्लॉक होती है, सनलाइट ब्लॉक होती है, तो उससे फिर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं टनल के अंदर उनकी ग्रोथ मुतासर होती है। फिर इसी तरह सडन डेथ सिंड्रोम डिजीज, बाज ये एक हम ये सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, ये सिंड्रोम आमतौर पर इस्तेमाल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कोई एक टिपिकल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है। जब किसी चीज का फैक्टर पता ना चले या उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हों तो फिर उसको सिंड्रोम कह देते हैं। तो सडन डेथ सिंड्रोम एक बड़ी इंपॉर्टेंट कह लें कि डिसऑर्डर के तौर पे पढ़ाई जाती है बच्चों को, अक्सर फ्रूट प्लांट्स में आती है। कि क्या होता है कि जी अमरूद का पौधा लगा है सर, देखते देखते 3 दिन में सूख गया है, या आम का पौधा है सर, देखते देखते 2 दिन में सूख गया है, या जनाब सिट्रस में ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको कहते हैं सडन डेथ, फौरन से मर गया, बताए बगैर मर गया, या अचानक से उसकी डेथ हो गई है। क्यों हो गई है उसकी बहुत सारी वजूहत है, उसमें टर्माइट अटैक हो सकता है, उसमें कोई फंगल अटैक हो सकता है, उसमें कोई और आपकी अपनी कोई गफलत हो सकती है, आपने कोई प्लॉइंग करते वक्त ध्यान नहीं रखा और उसकी रूट्स कट कर दी वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए इसके साथ सिंड्रोम का वर्ड लगाया। सिंड्रोम का वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए कि सिंड्रोम का क्या मतलब है। अच्छा, ये किसको अफेक्ट करती है? फूड ट्रीज को, पोस्ट हार्वेस्ट फंगल डिजीजेज, ये सारी उसमें आ गई हैं। फंगल डिजीज देखो उसमें नाम दे दिया ना यहाँ पे फंगल डिजीजेज का। इंक्रीजिंगली स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन डेवलप्ड एंड इवन इन मिडिल इनकम कंट्रीज। जमाना बदलने के साथ साथ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हो गए हैं, और ये कोई नुकसानदेह बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्क में जो भेड़ चाल चल रही है या हमारे मुल्क में जो 2 नंबरी हो रही है उसके लिए ये एक थ्रेट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब पूरी दुनिया में मसाला लगाकर चीजें पकाने को बैन कर दिया गया, ठीक है ना। आम मसाला लगा के नहीं पका सकते आप। क्यों? क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं या ये कोई डिजीजेस काज करता है। हमारे मुल्क में अभी भी मसाला लगा के चीजें पकती हैं। यही वजह है कि अगर हम अपने आम जो है वो ग्लोबल गैप के थ्रू शिप करना चाहें तो पोर्ट के ऊपर ही पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जब क्वालिटी एनालिसिस करेंगे और वहां पर वो उसका एनालिसिस करेंगे रेजिडुअल इफेक्ट्स के, तो वो फौरन पकड़ लेंगे कि यार ये आपकी खुराक जो फूड है इट हैज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट। अभी पिछले दिनों एक मैं वो रिसर्च पढ़ रहा था, उसने कहा कि ये नॉर्मल जो आप ये फ्रूट जूसेस पीते हैं या जितने आप ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं इनमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन, आप जहर खा रहे हैं ज्यादा। वजह यही है कि हमारे यहाँ पे स्प्रे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो है ना वो फूड सेफ्टी की तरफ जा रही है। यहाँ पर बच्चों एक डेफिनेशन और लिख लें, बल्कि 2 डेफिनेशन जो कि बहुत अहम है, वो ऐसे आगे भी आएंगी लेकिन मैं यहाँ पर ही क्लियर कर दूं। एक है फूड सिक्योरिटी, ये पेपर में पूछी जा सकती है, और दूसरी है फूड सेफ्टी। एक फूड सिक्योरिटी और एक फूड सेफ्टी, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं मोटा मोटा आसान अल्फाज में बताऊंगा। फूड सिक्योरिटी एक बड़ी टर्म है, ये एक बड़ी जनरल टर्म है। इसका मतलब ये है कि इफ everyone in our country have some food, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ खुराक हो जो उसकी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करती हो, देन हम कहेंगे कि हम फूड सिक्योर हो चुके हैं। हर बंदा, जैसे वो एक इमरान खान का नारा है ना आजकल, वो कोई भूखा ना सोए वाला, वो आपने सुना है। वो कोई भूखा ना सोए वाला जो नारा है वो फूड सिक्योरिटी का नारा है, ठीक है ना। कोई भूखा ना सोए वाला नारा इसके अंडर आता है, और ये नारा बड़ा अच्छा है, ये आपको बड़ी अच्छी डेफिनेशन इसकी बताता है। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ माउस की मदद से, अगर लिखा जाए कोई भूखा ना सोए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, फूड सिक्योरिटी का मतलब है दैट एवरी पर्सन शुड हैव एक्सेस टू फूड आइटम्स, बस फूड के उसका एक्सेस होनी चाहिए। अब ये इसमें ये नहीं मेंशन किया कि उसको रोटी मिलती है कि नहीं मिलती, उसको दाल मिलती है कि नहीं मिलती, उसको पराठा मिलता है कि नहीं मिलता, अंडा मिलता है नहीं मिलता, ये नहीं है। बस उसको पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, अगर रोटी मिल जाती है तो ये फूड सिक्योर हो गया, ठीक हो गया। दूसरा है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी फूड सिक्योरिटी के बाद आती है, और ये एडवांस कंट्रीज अब फूड सेफ्टी पर चले गए हैं क्योंकि उनके मुल्क जो है वो फूड सिक्योर हो चुके हैं। उनके पास फूड की जो है वो किल्लत नहीं है, फूड बहुत बहुत उनके पास कह लें कि बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, और वो उसको आसानी से मेंटेन कर रहे हैं। अब उन्होंने इससे अगले स्टेप पर चले गए, दैट इज फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी ये है कि अगर आप कोई चीज खाते हैं तो वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाती। ये आप देखें, खुराक खाना एक चीज है, उस खुराक को खाने के बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए,
या जनाब आपको बुखार हो जाए, या आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, तकलीफ में मुब्तला हो जाए, देन वो फूड अनसेफ थी, वो फूड अनहेल्दी थी। तो इसके लिए फूड सेफ्टी के लिए बड़ा अच्छा एक नारा कह सकते हैं, वो है हेल्दी फूड। ठीक है, हेल्दी फूड का जो नारा है ये फूड सेफ्टी को एक्सप्लेन करता है कि अगर आप जो चीजें खा रहे हैं वो सेफ हैं फॉर योर हेल्थ, तो फिर हम कहेंगे हाँ जी ये फूड सेफ्टी। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी तक फूड सिक्योरिटी ही पूरी नहीं हो रही, तो फूड सेफ्टी तो बात की बात है। चोलिस्तान में कितने बच्चे हैं जो पानी से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, ठीक है ना, माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड का मतलब कि फूड सिक्योरिटी पूरी नहीं हो रही। इवन इन यू जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको प्रॉपरली खुराक नहीं मिलती, ठीक है ना, माल नरिश्ड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह लें कि फिजिकली उनमें कोई कमी है, उनके जो है वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, उनको सांस चढ़ता है, या वो जो है उनको उनकी बिनाई कमजोर है, या कोई और डिसऑर्डर है बॉडी में। व्हाई इट इज लाइक दैट? बिकॉज आपकी खुराक अच्छी नहीं है, ठीक है ना, आप कंप्लीट डाइट नहीं ले रहे। तो माल नरिशमेंट फूड सिक्योरिटी के अंदर आती है। फिर फूड सेफ्टी क्या है कि ये जो आप बाहर से बर्गर और ये इस तरह की चीजें खाते हैं, सारा अगर एक बच्चा सिर्फ खाए ये चीजें, तो फिर अब वो हेल्दी फूड में नहीं आती, ठीक है ना। उसमें वो आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगी, वो आपको डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जाएगी, तो वो फिर नुकसानदेह आपके लिए। ठीक हो गया। तो ये दोनों सब बच्चों को इसकी डेफिनेशन का पता चल गया। तो यहाँ पर उसने कहा है कि अब दुनिया जो है वो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स मुसलसल सख्त कर रही है। आजकल के ज़माने में, मैं अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उसमें ये फूड सेफ्टी के रिलेटेड ही थी। उन्होंने कहा कि ये जो जब हम ये बर्गर या ये ब्रेड की फैक्ट्री विजिट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो जो लोग उधर ब्रेड बना रहे हैं उनकी पर्सनल हाइजीन कैसी है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, उनके नाखून कटे हुए हैं कि नहीं, उन्होंने अंगूठी तो नहीं पहनी हुई, उन्होंने लॉकेट तो नहीं पहना हुआ है, उनके वॉशरूम किस जगह पर है, वो वॉशरूम से निकलते वक्त हाथ धोते हैं कि नहीं धोते। तो कौन ऐसी चीजें देखता है? आप तो सिर्फ ये देखते हैं यार ये ब्रेड को प्रेस करके देखा ये नरम है कि नहीं, ये खाने में टेस्टी है कि नहीं, ये नहीं देखते कि बनाने वाला कैसा है। अब आजकल के जमाने में बनाने वाले की बात हो रही है। इवन ये जो दूध की बात करते हैं, जो ये काऊ मिल्क जो डब्बों में पैक होता है, इसके बारे में वो ये कहते हैं कि जिस गाय से ये दूध लिया गया उस गाय को कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा, ठीक है ना। अब आपके लेवल पर अगर ये आम किसी बंदे से पूछा जाएगा, नहीं जी नहीं दूध पी के देख लो खालिसा के नहीं, लेकिन वो कहते हैं नहीं इसको कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा, इसके कोई जनाब हार्मोन्स का इंजेक्शन तो नहीं दिया। इवन को जो डाइट इसको दी हुई है, अब एक मैं उस दिन पढ़ रहा था, एक कह रहा कि इस लेवल तक भी बात जगहों पर बात चली गई है कि वो कहते हैं जो चारा इसको खिलाया जा रहा है, कहीं वो चारा जो है उसमें जहर तो नहीं है, उसके ऊपर तो कहीं को पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं हुई जो ये खा रही है और इसकी बॉडी से वो हमें ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत आगे की कहानी है, हमारे मुल्क में भी इसका जो है ना इतना ज्यादा रुझान नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये पैकेट प्रोडक्ट्स हैं वो फिर भी कुछ हद तक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखे हुए हैं, यही वजह है कि वो सर्वाइव कर रही हैं। और ये एक थ्रेट है हमारे यहाँ पर कि अगर हम हॉर्टिकल्चर के अंदर, आप कहते हैं सर मैं घर में केचप बनानी शुरू कर देता हूँ, मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, लेकिन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, होपफुली मैंने काफी बहस कर दी इसके ऊपर, इस पॉइंट को क्लियर करने में। आगे लास्ट वन इज renewed interest in biofuel production adversely affecting food security and horticulture। आजकल है ये जो है बायोफ्यूल के ऊपर बड़ा काम हो रहा है कि बायोफ्यूल बनाया जाए, और प्लांट्स, आपको पता है जेट्रूफा जो है एक पौधा, मैं यहाँ वो भी आपको क्लियर कर दूं, चले ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। जेट्रूफा इज जेट्रूफा का ही एक फैमिली मेंबर है जिससे बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। ये एक पौधा है, आपके कैंपस में भी लगा हुआ जेट्रूफा, ठीक है। तो जेट्रूफा प्लांट का रिलेटिव ही है, उससे बायोफ्यूल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे कह लें की चीजें हैं। तो अगर कहता है कि इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चल रहा है, तो फिर लोग अगर जेट्रूफा या इस तरह के प्लांट्स लगाने लग गए, तो माइट भी आपके पास जो है वो दूसरे पौधे लगाने के बजाय आप भी इनको प्रेफर करना शुरू कर दें आने वाले वक्त में। आप कहें छो यार प्याज क्या लगाना है, वो तो इतना महंगा नहीं मिलता, ये जेट्रूफा का पौधा लगाते हैं तेल बना के बेचेंगे, ठीक है ना। तो वो इस तरह की बातें, मतलब इसमें ये बात कर रहा है कि इन फ्यूचर माइट भी ये एक थ्रेट हो सकता है कि प्लांट्स की एक यूनिफाइड स्पीशी जो है वो किसी मुल्क में सर्वाइव करना शुरू कर दे। अच्छा जी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। कोई सवाल किसी किस्म का पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।